नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में। आपके साथ मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। काशी की देव दीपावली कुछ देर में शुरू होने जा रही है। सीएम योगी खुद क्रूज पर बैठकर इस भव्य आयोजन का आनंद लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऑनलाइन देव दीपावली देखेंगे। इस देव दीपावली पर लगभग 25 लाख दियों को जलाने की तैयारी है। देखने के लिए 40 से ज्यादा देशों के लोग काशी पहुंच चुके हैं। देश के कोने कोने से 20 लाख टूरिस्ट इस आयोजन के गवाह बनेंगे। देवों की दीपावली की कहानी त्रिपुरासुर के संहार से जुड़ी है और तब शिव को त्रिपुरारी नाम मिलते ही देवता धरती पर उतर आए थे। गंगा नदी के किनारे आदिकेशव घाट से संत रविदास घाट तक और वरुणा नदी के तट से लेकर मठों मंदिरों तक कुल 25 लाख दिए जगमगाएंगे। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली दीपावली इस बार ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर होगी। इसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो बीते कई दिनों से चल रही थी। खुद सीएम योगी दिशा निर्देश दे रहे थे अधिकारियों को, तमाम जो चीजें थी उस पर अपनी नजर बनाए हुए थे। आज देव दिवाली को लेकर बात करेंगे। बस कुछ ही देर में देव दीपावली शुरुआत हो जाएगी। इसकी तमाम जो व्यवस्था है वो की जा चुकी है, लेकिन सबसे पहले जरा आपको एक बड़ी तस्वीर दिखा देते हैं देव दीपावली की तैयारियों से जुड़ी हुई। क्या कुछ जो तमाम व्यवस्थाएं की गई थी, हम सुरक्षा की बात कर ले या फिर आज के इस भव्य आयोजन को लेकर बात कर ले, इसे भव्य और दिव्य बनाने को लेकर क्या कुछ जो तैयारियां की गई थी, जरा एक बार उसकी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। वाराणसी वो शहर है जहां हर घाट की अपनी कहानी है, हर दीप में बसती है भक्ति की लौ और हर गंगा लहर में सुनाई देती है हर हर महादेव की गूंज। इस बार देव दीपावली पर काशी पहले से कहीं ज्यादा जगमगाने वाली है। करीब 15 लाख दियों की रोशनी, गंगा तट पर मंत्रोच्चार की गूंज और लेजर शो मिलकर ऐसा दृश्य रचेंगे कि लगेगा जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवता स्वयं पृथ्वी पर उतरकर भगवान शिव की नगरी काशी में दीप जलाकर उन्हें प्रणाम करते हैं। वाराणसी में इस दिन का दृश्य अद्भुत होता है। गंगा की लहरों पर झिलमिलाते दीप, मंदिरों में गूंजते मंत्र और चारों ओर फैली भक्ति की भावना वातावरण को दिव्य बना देती है। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि देव दीपावली क्यों मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करके दीपदान करना चाहिए। ये दीपदान नदी के किनारे किया जाता है। दीपदान का दिवाली से कोई संबंध नहीं है। वाराणसी में गंगा किनारे बड़ी संख्या में दीपदान होता है। वाराणसी में लोकाचार की परंपरा है। दीपदान को वाराणसी में देव दीपावली कहते हैं। इस पल का दीदार करने के लिए सिर्फ देश से ही नहीं, विदेशों से भी हजारों की संख्या में लोग काशी पहुंच चुके हैं। इस बार की देव दीपावली ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को समर्पित रहेगी और इस खास मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद काशी में मौजूद रहेंगे। काशी में आज गंगा घाटों पर होने वाले दीपोत्सव को देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। पूरे वाराणसी में सभी होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशाला लगभग पूरी तरह से भर चुके हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए काशी में सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी नजर रखी जा रही है। 10 जोन, 21 सेक्टर, 36 सब सेक्टर में बांटे गए हैं घाट। 2500 पुलिसकर्मियों की घाटों पर तैनाती की गई है। घाटों पर एटीएस, LIU, CRPF, दूसरे जिलों की पुलिस भी तैनात की गई है। गंगा में जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। सभी नावें अलग अलग लेन में चलेंगी। नावों पर क्षमता से 10% कम सवारी होंगी। गंगा नदी को 14 सेक्टरों में बांटा गया है। NDRF, जल पुलिस, फ्लड PAC भी तैनात की गई है। CCTV, 10 ड्रोन कैमरों से भी रहेगी नजर। मछली पकड़ने वाली, चप्पू वाली नावों पर रोक लगा दी गई है। सुरक्षा के इंतजामों को लेकर NDRF के कमांडेंट संतोष कुमार ने जानकारी दी है। देव दीपावली के अवसर पे NDRF की यहाँ 9 टीमें डिप्लॉयड है। हमारी टीमें नमो घाट से लेकर रविदास घाट तक कुल 3 सेक्टर में डिप्लॉयड है। प्रत्येक सेक्टर में 3 टीमें हैं। इस तरह हमारी 9 टीमें लगी हुई हैं। प्रत्येक टीम में हमने 4 बोट का डिप्लॉयमेंट है, लेकिन हमने कुछ बोट बढ़ाया भी है, तो 45 बोट के आसपास हमने डिप्लॉयड किया है। और हमारे प्रत्येक टीम में 30 मेंबर्स हैं, उनमें टीम डाइवर्स भी अवेलेबल हैं, उसके साथ हमारे नर्सिंग असिस्टेंट भी अवेलेबल हैं
और हमारी एक मेडिकल एम्बुलेंस भी है जो डॉक्टर सहित एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट के साथ घाट पे डिप्लॉयड रहेगी और हमारे सभी जवान सतर्क रूप से तैयार हैं कि कोई भी ऐसी परिस्थिति हो तो उससे तुरंत निपटा जा सके। यूपी में जब से सीएम योगी ने सत्ता संभाली है, यूपी में धार्मिक पर्यटन ने तेज रफ्तार पकड़ी है। इसीलिए काशी में हर साल होने वाली देव दीपावली सिर्फ देश विदेश के श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र नहीं होती, बल्कि काशी के छोटे और बड़े व्यवसायियों के लिए व्यवसाय की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण होती है। तैयारियों से लेकर आयोजन तक निवेश, रोजगार और खरीदारी का संगम काशी के लिए आर्थिक सौगात भी लेकर आता है, जो न सिर्फ काशी बल्कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिलहाल काशी में सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब इंतजार है तो बस उस पल का जब लाखों दियों की रोशनी से काशी जगमग होगी और अपनी दिव्य भव्य अलौकिक छटा से पूरे काशी को दीपमय बना देगी। तो बस कुछ देर में ही देव दीपावली की शुरुआत हो जाएगी। तैयारियां बिल्कुल पूरी हो चुकी हैं। जरा आपको कुछ बड़ी तस्वीरें दिखा देते हैं आज के दिन से जुड़ी हुई। बेहद खास दिन, बड़ा दिन काशी वासियों के लिए। 4 बड़ी तस्वीरें देख लीजिए। घाटों पर किस तरह से जो तैयारियां हैं वो हो रही थी बीते कई दिनों से। दशाश्वमेध घाट पर पवित्र स्नान, आज सुबह से ही लोग वहां पर स्नान भी कर रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा का दिन है, कहा जाता है स्नान का अपना विशेष महत्व है। जगमग हुआ काशी विश्वनाथ धाम। आपको बताते चले कि अगर काशी की बात हो और विश्वनाथ धाम की बात ना हो तो बात अधूरी ही रह जाती है, और इसीलिए आज विश्वनाथ धाम को भी फूलों से, कई तरह की लाइटों से, भव्य तरीके से उसे भी आज वहां पर सजाया गया है। घाट पर नन्हे कलाकारों का भजन देख सकते हैं आप तस्वीरों में, किस तरह से काशी वासियों में खास तौर से जो उत्साह है, जोश है आज के दिन को लेकर। सिर्फ देश ही नहीं, दुनिया के तमाम लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। कहा जा रहा है सारे ही होटल्स, सारे ही गेस्ट हाउस वहां पर लगभग भर चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए, और इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की जा रही है। इसी को लेकर आज बात करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, हमारे साथ मनोज कुमार अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री है। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। लगातार बीते कई दिनों से, देखिए बीते कई सालों की अगर हम बात करें सर, तो धार्मिक पर्यटन को विशेष तौर पर बढ़ावा पूरे देश में, और खास तौर से जब हम यूपी की बात करते हैं तो बिल्कुल केंद्र में आ जाती हैं ये तमाम चीजें। कैसे देखते हैं इस भव्य आयोजन को आप? दीप्ति जी, आपने सही कहा। असल में जो अब नई रणनीति है सरकार की, वो क्या है, समाज से संस्कृति और संस्कृति से समृद्धि की ओर बढ़ने का ये रास्ता है। और जिसमें सबसे बड़ी बात क्या है, ये समावेशी विकास का मजबूत आधार स्तंभ भी है। अगर आप देव दीपावली को देखते हैं तो काशी यूं ही नहीं प्रसिद्ध है। काशी एक सदियों से, जिसको हम पुरातन नगर के रूप में लेते हैं, एक हमारा कल्चरल सिटी रहा है, पुरातन कल्चरल सिटी रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने, सबने यहाँ पर अपने भवन स्थापित किए हैं। ऐसे ही नहीं किया, क्योंकि ये कल्चर का केंद्र बिंदु रहा है, हमारे आध्यात्म का भी केंद्र बिंदु रहा है। और भारतीय संस्कृति बिना जो है आध्यात्म के आगे बढ़ नहीं पाती है, क्योंकि ये पश्चिम से हमारी संस्कृति अलग है। पश्चिम की संस्कृति अगर हम देखते हैं तो वहां समाज से लेना देना नहीं है, आध्यात्म से लेना देना नहीं है। हमारी संस्कृति का आधार यह है कि इसमें छोटे बड़े का कोई भेद नहीं होता, जो कि मोदी सरकार के समावेशी विकास की रणनीति से मेल खाता हुआ दिखाई पड़ता है। इसमें हर छोटा व्यक्ति भी आर्थिक रूप से आपको लाभान्वित होता दिखेगा, बड़ा भी दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अब चीजें बदल रही हैं। लोग हवाई जहाज से आ रहे हैं तो वहां मोटरसाइकिल से, टेम्पो से भी लोग वहां पर आ रहे हैं, गाड़ियों से भी आ रहे हैं, ट्रेन से भी आ रहे हैं, बस से भी आ रहे हैं। अगर ये बड़े होटल में रुक रहे हैं तो वहां पर छोटे धर्मशालाओं में भी लोगों को आश्रय मिल रहा है अपनी श्रद्धा के लिए, और अपने पर्यटन का कह लीजिए, जो भी कहना चाहे कह लीजिए, उनको मिला। यानी कि हमारे यहाँ की ये संस्कृति की विशेषता है, सबको समान अवसर। आप घाट पर देखिए, कहीं पर छोटे बड़े का कोई भेद नहीं है। बिल्कुल। जो लोग दुनिया भर की चर्चाएं करते हैं टेलीविजन पर पॉलिटिकल रूप से, आप वहां पर देखिए, घाट पर कोई नहीं पूछता भैया आप कौन हो, किस समाज से हो।
और इस बिल्कुल वर्ग से बिल्कुल कोई भी एम के अग्रवाल जी, यही जो नजारा है जब महाकुंभ चल रहा था तब भी देखने को मिल रहा था कि घाटों पर सब एक जैसे, एक बराबर वहां पर दिखाई दे रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है कि वहां कोई भेदभाव नहीं। भेदभाव राजनीतिक तौर पर ज्यादा दिखाई पड़ता है भारत में। वास्तविकता में आप जाएंगे तो वो भेदभाव नहीं, जो है भी वो बड़े स्तर पर राजनीतिज्ञों के द्वारा प्रचारित प्रसारित रहा है भारत में, क्योंकि हमेशा से रहा। अब अगर हम आते हैं इसके आर्थिक लाभ की बात देखते हैं, तो ये आर्थिक लाभ भी है और सबसे बड़ी चीज लोकल इकोनॉमी के साथ, ग्लोबल के साथ भी हम जुड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। अगर वहां पर देखेंगे, अभी प्रयागराज का महाकुंभ हुआ, इसी वर्ष में हुआ, आपने देखा कि वहां पर बड़ी संख्या में विदेशों से लोग आए। उसी प्रकार से यहां पर आप देखें तो मुझे नहीं लगता वाराणसी के 40 किलोमीटर पहले से आज अंदर पहुंच पाना कुछ आसान हो पाएगा। मुझे नहीं लगता ऐसा ये अवसर है। तो इसीलिए जो काशी की विशेषता है, जबकि आप काशी का विकास देखें, आज घाट वो नहीं है जब मोदी जी के आने के पहले सकरे और गंदे घाट हुआ करते थे। आज विस्तारित है और आधुनिक सुविधाओं से युक्त है, साफ सुथरे घाट है, आवागमन की सुविधा भी बहुत बढ़ चुकी है और ट्रैफिक भी बहुत संचालित है। उसके बावजूद आप देखेंगे कि लोगों का जो वहां पर आना जाना है बहुत ही अनुशासित तरीके से, किसी प्रकार के दुर्व्यवहार या किसी प्रकार की ऊंच नीच की। तो आर्थिक विकास के लिए यदि जनता अनुशासित है तो ये भी मोदी सरकार, मैं कहूंगा कि उस मॉडल से मेल खाता है कि यहाँ की जनता लोकतांत्रिक भी है, अनुशासित भी है और प्रगतिगामी भी है। वो इस देव दीपावली पर काशी में दिखाई पड़ता है, जो आधुनिक विकास के और भी नए तरीके वहां पर दिखाई पड़ते हुए आते हैं सामने। बिल्कुल एम के अग्रवाल जी, जब हम बीते कुछ सालों की बात करते हैं, इस तरीके से जो भव्य आयोजन किए जाते हैं, हम देव दीपावली की बात कर लें या फिर जब हमने राम मंदिर बना था वो जो भव्य आयोजन किए गए थे, क्या ये भव्य आयोजन ही एक बड़ी वजह भी कहे जा सकते हैं कि लोगों का भी इस ओर जो आकर्षण है वो बढ़ा है? देखिए, देव दीपावली आज हर बच्चा जानता है कि देव दीपावली क्या, लेकिन शायद कुछ सालों पहले इतनी जो जागरूकता है इन चीजों को लेकर नहीं थी। ये भी एक बड़ी वजह मानते हैं क्या? कहा आपने। इसी वजह से प्रधानमंत्री जी जब भी होता है तो इसको प्रचारित प्रसारित और सनातन को और आगे मजबूत बढ़ाने के लिए, आप देखिए जापान को प्रधानमंत्री को लेकर के आए, वहां पर क्योटो की तरह पे उसको विकसित करने का संकल्प लिया और आगे बढ़ भी रहा है। इसी प्रकार से तमामों राष्ट्राध्यक्ष वहां पर जाते, G20 की बड़ी बैठकें वहां पर हुई, वाराणसी में हुई हैं। तो अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम भी होता है। वहां का अगर एयरपोर्ट देखें तो बड़े हवाई जहाज को लैंड करने की सुविधा भी वहां पर है। तो ये सारी चीजें हैं और सबसे बड़ी चीज क्या है कि लोगों के अंदर जागरूकता आई है कि आध्यात्म से ही शक्ति बढ़ती है, आध्यात्म से विकास होता है और देव दीपावली उसका एक प्रतिबिंब है जो हम लोग समझ सकते। दूसरा एक और फायदा हुआ है दीप्ति जी, जो इधर के कुछ वर्षों में जो हमारे ये तीर्थाटन थे, इसको एक नया रूप, नया कलेवर दिया गया है राम मंदिर बनने के बाद। और खास तौर पर प्रयागराज का जो कुंभ है उसका इतना भव्य आयोजन तो उत्तर प्रदेश की गरिमा को भी बढ़ाता है और प्रदर्शित करता है कि आज उत्तर प्रदेश पहले के उत्तर प्रदेश से भिन्न है, जिसके कारण आज यहाँ विकास है, आवागमन की सुविधा है, बिजली की सुविधा है और किसी प्रकार की छिनैती गुंडागर्दी की गुंजाइश अब नहीं है। तो लोग आश्वानित है कि यदि हम यहाँ पर जाते हैं सुरक्षित जाएंगे, खुशहाली के साथ जाएंगे, मिलजुल करके परिवार के साथ जाएंगे और सुरक्षित दर्शन करके, स्नान करके काशी के बाद प्रयागराज या अयोध्या या विंध्याचल इस प्रकार के तीर्थों का भी लाभ उठाते हुए वो इस यात्रा को पूरा करते हैं। यानी कि एक जिसको कह सकते हैं टूरिज्म की लैंग्वेज में कि एक कंप्लीट टूरिज्म पैकेज है, जिसको कह सकते हैं कल्चरल टूरिज्म पैकेज है। तो अर्थव्यवस्था भी लाभान्वित होती है, अर्थव्यवस्था के घटक यानी कि हर लोग लाभान्वित होते हैं। एम के अग्रवाल जी, एक और बात देखिए, लगातार हम कई बार अपने शोज में इस बात की चर्चा करते रहे हैं कि धर्म या धार्मिक आयोजन या इस तरह के जो तमाम आयोजन होते हैं कभी सिर्फ आस्था से जुड़े हुए माने जाते थे, लेकिन बीते समय के साथ क्या अब ये सिर्फ आस्था से ही नहीं, अर्थव्यवस्था का भी केंद्र बन गए? इस तरह के धार्मिक आयोजन की बात करें, तमाम मंदिरों की बात करें, वो अब अर्थव्यवस्था का केंद्र भी बन चुके हैं। देखिए, हमेशा से हमारे धार्मिक आयोजन
अर्थव्यवस्था से जुड़े रहे। हमारे यहां आप देखिए सब चीज एकीकृत। आप अगर देखते हैं मंदिर की अर्थव्यवस्था देखते हैं तो मंदिर की अर्थव्यवस्था नहीं, मंदिर क्या कमा रहा है? मंदिर अपने लिए कुछ नहीं कमाता। मंदिर जो कमाता है, अगर आप देखते हैं जैसे मान लीजिए कि अपने अयोध्या को ही देखते हैं, राम मंदिर होने के बाद लोगों ने वहां पर जनता के धन से बना राम मंदिर और उससे जो है मंदिर के उसमें कोष में पैसा आ रहा है। अब राम मंदिर के जो उसके ट्रस्टी हैं वो क्या कर रहे हैं? उसको जन कल्याण में खर्च करने का काम कर रहे हैं। नहीं, वो अपने लिए नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, किसी व्यक्तियों का नहीं है, बल्कि वो जन कल्याण के लिए भी करने का भी काम करते हैं। जो मंदिर का ओरिजिनल पहले कॉन्सेप्ट हुआ करता था उसी को आधुनिक रूप में, नए रूप में उसको विकास के लिए धन दे रहे हैं। आप अगर उसको देखते हैं तो जनता का धन जनता के विकास के लिए ही होता है। और सबसे बड़ी चीज क्या है? लोकल आदमी को माइग्रेट नहीं होना पड़ता है, अपने कल्चर से, अपनी मिट्टी से जुड़ा रहना पड़ता है। और जो हमारे यहाँ की कल्चरल वैरायटीज है, विविधताएं हैं, अयोध्या में आप जाएंगे कौन सी बोली मिलेगी दीप्ति जी? थोड़ा सा आगे बढ़ते बनारस, थोड़ा भोजपुरी का भी टच आने लगता है वहां पर। यहाँ प्योर अवधी मिलेगा, दूरी मुश्किल से 150-200 किलोमीटर है। इसी प्रकार से अगर प्रयागराज जाते हैं तो कुछ मिलेगा, विंध्याचल जाते हैं, और हर जगह का खान पान आप देखिए। हमारे यहाँ भारत की एक विशेषता है, यदि वो खरीदारी करना चाहते हैं तो हर कोई हर जगह के भोजन का भी स्वाद लेना चाहता है। तो इसलिए जो हमारी लोकल इकोनॉमी की विविधता है, आप देखिए, इसी ऐसे नहीं लखनऊ को खान पान के लिए यूनेस्को ने अपना जो है एक चुना हुआ है। तो ये जो सारी चीजें हैं, कला का प्रदर्शन आप देखते हैं, भोजन का देखिए, कल्चर का देखिए, रहन सहन का, खान पान का आप देखते हैं, ये सारी चीजें प्रचारित प्रसारित होती हैं और ये लोगों के अंदर इंटीग्रेशन का काम करता है। आप देखिए तमिल संगम कितना बड़ा होता है यहाँ पर, ये कार्यक्रम भी आप लोग दिखाते हैं। तो काशी के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि काशी को जितना एक्सप्लोर करिए, इतनी रिच वो जो है कल्चरों से परिपूर्ण है कि जितना आप एक्सप्लोर करेंगे उतना मिलेगा, और अर्थव्यवस्था के लिए भी ये कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आता है। एमके अग्रवाल जी, देखिए, जब पहले कोई आयोजन हुआ करते थे बड़े बड़े शहरों में, राजधानियों में, लेकिन जिस तरीके से हम अयोध्या की बात कर ले, प्रयागराज की बात कर ले, या आज काशी की ही बात कर ले, क्या आपको नहीं लगता कि छोटे शहरों पर भी, हालांकि पहले भी इन शहरों को लोग जानते थे, लेकिन आज जो एक अलग पहचान बनाई है इन छोटे छोटे शहरों ने, इस तरह के आयोजनों ने उन्हें एक अलग पहचान भी दी है? निश्चित तौर पर। आप काशी से मुश्किल से 25 किलोमीटर चलिए गाजीपुर की तरफ, आपको मार्कंडे जी जो हमारे पुराणों उनका वर्णन है वो वहां पर मिलता है गंगा के किनारे। तो ऐसा नहीं, हमारे यहाँ जो ये सारे श्रद्धा के स्थान रहे वो हमेशा से विकेंद्रित रहे हैं। तो अब जैसे मान लीजिए प्रयागराज जाते हैं तो प्रयागराज की विशेषता क्या है? संगम, उसको संगम नगरी के रूप में जाना जाता है। गंगा जी प्रयागराज होते हुए ही पहुंचती हैं, और प्रयागराज में अगर आप देखते हैं तो नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती का, वो फिर गंगा जी बनकर यहां तक पहुंचती हैं। तो जो आपने कहा रास्ते भर इस प्रकार से रहता है, जैसे प्रयागराज में आप देखा, वाराणसी के पास मार्कंडे जी की बात आई। अगर हम यहाँ पर प्रयागराज में देखते हैं तो बहुत से लोग जो मुख्य धारा तक नहीं पहुंच पाते, डलमऊ होकर के चले जाते हैं, जो वहां से मुश्किल से 10 किलोमीटर पहले है प्रयागराज के घाट। तो जो छोटे स्थलों की बात करी तो हमारे यहाँ की दिव्यता क्या है? विकेंद्रित है। जैसे अयोध्या भी जाते हैं तो 84 कोसी परिक्रमा भी है, 14 कोसी भी है। तो ये क्यों है? अगर इसका हम देखते हैं तो इसी प्रकार से और भी बड़ी परिक्रमाएं क्यों होती हैं? कामतानाथ अगर चित्रकूट जाते हैं तो वहां पर मंदिरों के अलावा कामतानाथ जी की परिक्रमा का हमारे यहाँ एक है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि हमारे यहाँ कण कण में राम है और हर जगह की अपनी विशेषता है। चित्रकूट में देखिए, भगवान राम का ही देखिए, एक स्थान पे क्या विशेषता है, दूसरे पर क्या विशेषता है, कहीं अनसुईया जी की रसोई है, कहीं कुछ है। तो इसी प्रकार से यदि हम काशी में भी देखते हैं तो ये तो है ही है। और वहां का अगर आप देखते हैं हनुमान जी का मंदिर यदि हम देखते हैं,
या दुर्गा जी का देखते हैं, तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ अगर देखने को मिलेगी आपको, तो आपको लगेगा विकेंद्रित है। और वहां जाने के बाद लोगों को कई बार पता चलता है, हम सोच के तो क्या आए थे और हमको साथ में क्या क्या मिलता चल रहा है रास्ते में। अच्छा, एक चीज और है दीप्ति जी, अब ये दर्शन करना और उन स्थलों का लाभ उठाना इसलिए भी आसान हो गया है कि बहुत से लोग अपने साधन से आने लगे, तो रास्ते में रुकते हुए दर्शन करते हुए जाना अब ज्यादा आसान हो गया है। या यूं कह लें कि रास्ते में जो स्थल पड़ते हैं वहां की इकोनॉमी भी पोषित होती हुई दिखाई बिल्कुल सर, मैं यही बात कह रही थी कि जो ये छोटे छोटे शहर हैं इनका डेवलपमेंट भी शायद इन्हीं वजहों से बहुत तेजी के साथ हुआ है। पहले जो सुविधाएं नहीं थी इन शहरों में वो अब आपको वहां पर आसानी से मिल सकती हैं। कहीं ना कहीं इन आयोजनों की वजह से ही ये जो बड़ा बदलाव है वो आया है। इसीलिए अगर आप देखिए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा काम किया है, ओडीओपी तो किया ही किया है। दूसरे अगर रेलवे के हम देखते हैं तो रेलवे ने एक नया प्रयास किया है, थोड़ा प्रचारित प्रसारित कम है, हर स्टेशन की एक विशेषता बताई है और उसके पर्यटन स्थल की विशेषता बताई है। मान लीजिए आप लखनऊ से प्रयागराज तक जाती हैं, या लखनऊ से काशी तक आप जा रहे हैं, या लखनऊ से मान लीजिए कि आप मेरठ तक जा रहे हैं, तो हर स्थल पर उसका पर्यटन की विशेषता क्या है, वहां क्या ऐतिहासिक है, क्या आर्थिक है, क्या कल्चरल है, ये सारी चीजों का वहां वर्णन मिलता है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको काफी हद तक डॉक्यूमेंट भी किया हुआ है। तो मुझे लगता है आपने ऐसा प्रश्न उठाया है जो ओडीओपी को और अधिक गामी बनाएगा और उसको पोषित करेगा टूरिज्म के माध्यम से। बिल्कुल। एमके अग्रवाल जी, क्या ये भी कह सकते हैं कि भारत दुनिया का एक ऐसा देश भी बन रहा है जो अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को लेकर, अपनी सनातन परंपरा को लेकर साथ चल रहा है एक और, दूसरी ओर वहीं विकास की जो बात लगातार होती है, यानी कि अपनी इतिहास से जुड़कर, अपनी संस्कृति से जुड़कर जो विकास है वो कर रहा है, तो दुनिया के सामने भी एक जो बड़ा एग्जाम्पल है वो सेट कर रहा है। जीती जी, यही तो दुनिया को खटक रहा है। पश्चिम के पास अपनी विरासत बताने के लिए क्या है? अमेरिका से पूछिए तो अमेरिका का इतिहास क्या है? ये समय नहीं है इस समय उसके बैकग्राउंड में जाने का। अमेरिका का इतिहास तो 500 वर्षों का भी नहीं है। वो क्या जाने कल्चर क्या होता है, हेरिटेज क्या होता है, विरासत क्या होती है। हमने सभ्यता को कैसे पनपते बढ़ते देखा है, उसको पोषित करते हुए देखा है। भारत उसी लिए रिच है। अगर भारत के पास आज संस्कृति है तो हमारे पास विज्ञान भी है। हमारा ये इसको रिलीजन कह के लोग छोटा कह देते हैं, ऐसा नहीं है। रिलीजन के ज्यादा आध्यात्म है इसमें, सामाजिक एकता के इसमें बातें हैं, आर्थिक विकास का मॉडल है। ऐसे ही नहीं है। जैसे एक छोटा सा मैं बात बताता हूं, दीपावली पर आप देखिए हमारे यहाँ इसको साइंस से जोड़कर देखिएगा, हम लोगों के यहाँ खील का भोग लगाया जाता है, लक्ष्मी जी को चढ़ाया जाता है, मैंडेटरी है। आप कितनी मिठाई ले आइए, कितना आप भोजन बना लीजिए, खील क्यों? क्योंकि जो हम लोग तला भुना खाते हैं, घी खाते हैं, तेल खाते हैं, खील उसको एब्जॉर्ब करके पेट को लाइट बनाता है। तो ये चीज पश्चिम नहीं समझ पाता है। इसीलिए कई बार क्या कहता है कि आप तो मतलब पुरानी परंपराओं पर हैं, आपको आधुनिकता नहीं पता। इनफैक्ट उनको परंपराएं ही नहीं पता है। परंपराएं ऐसे नहीं विकसित होती हैं। जैसे एक चीज बताऊं, पश्चिम का अर्थशास्त्र फेल क्यों हो रहा है? एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। पश्चिम में मान लीजिए 2 पीस मिठाई है, 2 लोगों ने खाई तो लाभ केवल 2 लोगों को मिला। भारत में 2 पीस मिठाई है तो भारत में परिवार में मान लीजिए 2 बच्चे, उनके माता पिता, 2 पीस मिठाई है तो बाबा दादी नहीं खाएंगे, मना कर देंगे, माँ बाप भी नहीं खाएंगे, वो बच्चों को दे देंगे, बच्चे खा लेंगे। और माँ बाप, बाबा दादी, बच्चे जितना खाने से प्रसन्न होते हैं उससे कहीं ज्यादा बाबा दादी प्रसन्न होते हैं। तो हमारे यहाँ 2 पीस से 6 लोग संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। यही अंतर है पश्चिम और भारत के कल्चर में। भारत के सामाजिक, आर्थिक और कल्चरल रिचनेस का जो हमारे यहाँ विकास है वो इसी कारण से हम आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कोविड के बाद। और पश्चिम अभी भी कराह रहा है कि कैसे मैं आगे बढ़ूं।
एक और आखिरी सवाल एम के अग्रवाल जी आपसे। अभी मैंने जैसे कहा कि एग्जाम्पल सेट कर रहा है, और आज ही देखिए, आज के आयोजन की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ देश से ही नहीं, विदेशों से भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो वहां पर आए हुए हैं। कहा जा रहा है कि तमाम जो होटल्स हैं, गेस्ट हाउस हैं, बिल्कुल फुल हो चुके हैं। क्या दुनिया भी अब भारत की तरफ देख रही है? बिल्कुल देखेगी। जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था का हमने मॉडल बदल करके दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया है। आज कौन सी दुनिया की अर्थव्यवस्था 6.5% के ऊपर बढ़ रही है? चीन 5% के आंकड़े को नहीं छू पा रहा है। चीन के पास भी ये गौरव नहीं है जो हमारे पास अपने रिच कल्चरल हेरिटेज का है। और पश्चिम से यहां इसलिए आ रहे हैं कि हमारे पास विकास का भी रास्ता है, सामाजिक समरसता का भी रास्ता है, आध्यात्म का भी रास्ता, यानी शांति का भी रास्ता हम देते हैं, अपने अंदर की शांति का भी रास्ता देते हैं। ये सारी चीजें एक साथ कम लागत पर, अगर पश्चिम की भाषा में कहें कम दाम पर या कम लागत पर, भारत में ही उपलब्ध है और कहीं नहीं है। और पश्चिम आप देखिए, कोविड के बाद चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, यहां तक कि चीन भी कैसे आगे बढ़ा जाए उसको रास्ता नहीं दिख रहा है। और भारत एक नई गाथा लिखता हुआ मोदी सरकार में आपको दिखाई पड़ेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद एम के अग्रवाल जी तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बस कुछ ही देर में देव दीपावली, जिसको लेकर बीते कई दिनों से तमाम तैयारियां हो रही थी, उसका भव्य आयोजन, उसकी शुरुआत हो जाएगी। कहा जा रहा है कि 25 लाख दिए जलाने का जो इंतजाम है वो किया गया है। जाहिर तौर पर जब इतने सारे दिए एक साथ जलेंगे तो पूरी काशी उन दियों की रोशनी से जगमग हो जाएगी। बस कुछ ही देर में इसकी शुरुआत होगी। चर्चा में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।